हेलो फ्रेंड्स, मैं सतनाम सिंह एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार करता हूं। साथ में ही आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द जीएस फाउंडर पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जहां पे भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे, बिजी होंगे। सो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने करंट अफेयर के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन किया था। इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना या प्रेम्बल, जो कि पॉलिटी का टॉपिक है। तो आइए देखते हैं इसको कि ये प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना प्रस्तावना को अंग्रेजी में प्रेम्बल कहा जाता है। प्रेम्बल प्रेम्बल सो ये जो प्रस्तावना है, इसको लेकर के जो 2 से 3 4 फैक्ट हैं, उसमें पहला फैक्ट ये है कि 13 दिसंबर 1946 को ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है कि इसको संविधान सभा के सामने इसको रखा गया था और इसको मंजूरी भी मिल गई थी। पहली बार इसको इस डेट पे इंट्रोड्यूस किया गया था और मंजूरी इसको मिली 22 जनवरी 1947 को। ठीक, 22 जनवरी 1947। तीसरी चीज यह है कि जो प्रस्तावना है हमारी, इसकी जो भाषा है, भाषा या लैंग्वेज, यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जो विचार है वो यूएसए से लिया गया है। तो आपके 4 फैक्ट्स यहीं पे तैयार हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाले हैं कि जो प्रस्तावना की भाषा है, प्रश्न ऐसा बन सकता है कि जो प्रस्तावना की भाषा है वह किस कंट्री से ली गई है, किस देश से ली गई है। साथ में प्रश्न ये भी बनेगा कि ये जो प्रस्तावना का विचार है वह किस कंट्री से लिया गया है। तो विचार यूएसए से और भाषा ऑस्ट्रेलिया से है। तो जो ये प्रस्तावना है, बेसिकली यह किसी भी संविधान के उद्देश्यों को पहले ही बता देता है। उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे होते हैं जो कि संविधान के नेचर को दर्शाते हैं, बताते हैं। तो उससे पूरा संविधान की बनावट कैसी होगी, नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, नहीं दिए गए हैं, देश का स्वरूप कैसा है, सेकुलर है या फिर किसी एक खास धर्म विशेष को जो है कि प्रमोट करता है, इस प्रकार की चीजें आपको अगर प्रस्तावना में मिलती हैं तो ये उससे पता चल जाता है कि हाँ, ओवरऑल संविधान कैसा होगा। तो यही आज का टॉपिक है और हम लोग आज जानने वाले हैं कि भारतीय संविधान को आसानी तरीके से कैसे उसको रिमेंबर कर लिया जाए, कैसे उसको याद कर लिया जाए। रिमेंबर करने का मतलब रटना नहीं, ठीक, उसको किस प्रकार से हमें समझ करके अपने दिमाग में बिठा लेना है कि दोबारा वह हमसे भूले ना। ठीक, अधिकतर लोगों को संविधान की प्रस्तावना नहीं याद रहती है। यहाँ पे एक पॉइंट और भी मेंशन कर लीजिएगा कि ये अधिकतर उद्देशिका और प्रस्तावना में लोगों को कंफ्यूजन रहता है। उद्देशिका और प्रस्तावना में लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो उद्देशिका और प्रस्तावना दोनों एक ही चीजें हैं। जब इसको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये उद्देशिका के नाम से जानी गई और जब पास कर दिया गया तो ये प्रस्तावना बन गई। तो दोनों एक ही चीज है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो आइए हम लोग पहले यहाँ पे प्रस्तावना पूरी लिखते हैं और उसके जो की वर्ड्स हैं, मोटे मोटे जो वर्ड्स हैं, उसको हम लोग देखते हैं वो क्या है और किस तरीके से उसको याद किया जा सकता है। साथ में उन सारी चीजों का मतलब भी जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, हम और आप मिल करके प्रस्तावना को कैसे याद करें। तो आइए चलते हैं। तो शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत ऐसे होती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इन तीन शब्दों पे अभी ध्यान दीजिए। और चौथा शब्द है लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए यहां तक हो गया, तथा उसके समस्त नागरिकों को हम भारत के लोग से लेकर के बनाने के लिए, यहां तक इसको पहले पार्ट में रखिए। दूसरा पार्ट शुरू होता है तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, उसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता तथा अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। अब यहां पे दो पार्ट हो गए आप, ठीक। फर्स्ट पार्ट में इसको रखिए, दूसरे पार्ट में इसको रखिए। क्या? धर्म, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता तथा अवसर और प्रतिष्ठा की समानता। ठीक, यहां से लेकर के यहां तक दूसरा पार्ट हो गया। अब आगे देखते हैं, अवसर और समानता की प्रतिष्ठा प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता को सुनिश्चित
सुनिश्चित करने के लिए, यहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बढ़ाने वाली बंधुता को सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, कैसे? दृढ़ संकल्प होकर दृढ़ संकल्प होकर दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक क्या? 26 नवंबर 26 नवंबर को हुआ था ना 1949 ईस्वी, ठीक। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा, इसका मतलब मैं बताऊंगा। एतद का अर्थ होता है इस सूची के अनुसार, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित तथा आत्म अर्पित करते हैं। आत्मर्पित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसको कैसे याद कर लिया जाए। तो ये तो मैंने पूरा संविधान का जो प्रस्तावना है उसको यहाँ पे लिख दिया है। अब इसमें कुछ मोटा मोटी जो पॉइंट है जिससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले, हम भारत के लोग तो ऐसे ही सबको अधिकतर याद हो जाता है, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रात्मक गणराज्य, ये 4 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करना रहेगा आपको, ठीक। साथ में यहाँ पे देखेंगे इसके नीचे, इसके भी बात करेंगे ही, इसके नीचे कितने प्रकार के न्याय की बात हो रही है, कितने प्रकार के जस्टिस या न्याय की बात हो रही है। तो उसमें 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय 3 प्रकार का है। यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार का न्याय हो गया। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की? विचार की, अभिव्यक्ति की, धर्म की, विश्वास की, उपासना की, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हो गई। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हो गई। और समानता कितने प्रकार की? अवसर और प्रतिष्ठा की, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता हो गई, यानी 2 प्रकार की समानताओं की बात कर रहा है। तो 3 चीजें तो आपको यहीं से आसानी से याद हो जाएंगी। यानी 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार के क्या? इक्वलिटी या समानता, ठीक। अब उसके आगे जो है कि प्राप्त कराने के लिए तथा सब में व्यक्त की गरिमा, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ इंसान जी सके, तो अपनी गरिमा या अपनी रिस्पेक्ट के साथ साथ क्या सुनिश्चित करना है? राष्ट्र की एकता, यानी हमारे नेशन का जो यूनिटी है वो बना रहे, टूट फूट या जो है कि उसकी अखंडता को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। यानी कोई ये ना कहे कि हम जो है कि
इधर तमिलनाडु वाले कहेंगे हम भारत से अलग होंगे, इधर पंजाब वाले कहें हम भारत से अलग होंगे, इधर महाराष्ट्र वाले कहें हम भारत से अलग होंगे। तो ये नहीं होने देना है, उसकी अखंडता और एकता को हमें सुनिश्चित करना है। ठीक, साथ में व्यक्ति की गरिमा, या जो व्यक्ति है हमारे देश में रहने वाले जो भी इस देश के नागरिक हैं, उनकी लाइफ बहुत ही रिस्पेक्टेबल हो। ठीक है, उनको सारी कह सकते हैं गरिमा में पूर्ण जीवन जिसको बोलते हैं, गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का पूरा अधिकार हो। साथ में राष्ट्र की और एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बढ़ाने वाली बंधुता, ठीक है, को दृढ़ संकल्पित होकर, ठीक, अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा मतलब होता है, एतद द्वारा मतलब ये जो सूची तैयार की गई है, एतद द्वारा, इस सूची के अनुसार, ठीक, जो प्रस्तावना वाली सूची है उसके अनुसार इस संविधान को अंगीकृत, ठीक है, अंगीकृत का मतलब एक तरीके से उसको स्वीकार करने से है। ठीक है, उसको स्वीकार करने से है। अंगीकृत का मतलब होता है एक तरीके से स्वीकार करना। ठीक, अधिनियमित मतलब उसको यूज में लाते हैं, उसको यूज में लाते हैं। और आत्मर्पित का मतलब होता है खुद को अर्पित करते हैं, आत्म अर्पित करते हैं। ठीक, तो ये आपके संविधान का प्रस्तावना का मोटा मोटा एक, इसको किस प्रकार से याद करें वह तरीका है। तो 3 चीजें अगर आप यहां से याद कर लेंगे, और 4 चीजें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 4 शब्द हो गए। बाकी तो एक तरीके से लाइनें हैं, उसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक, तो ये भी है कि एक बार पढ़ने में नहीं याद होगा, आपको 2-4 बार, 5 बार, 6 बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जा करके ये चीज़ें होंगी। लेकिन हाँ, ये शॉर्ट ट्रिक है कि 3 चीज़ें आप यहाँ से कवर कर लीजिए, और फिर मोटी मोटी जो चीज़ें हैं, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, और बीच में जो भी ये है, उसके बाद नीचे से 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मर्पित करते हैं। 3 शब्द ये हो गए और 4 शब्द ऊपर के हो गए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स हैं उनको जानते हैं। ठीक, तो अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं इसको अब रब करूंगा, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। चलिए, तो आइए अब संविधान की जो कुछ रिलेटेड फैक्ट्स हैं संविधान की प्रस्तावना से, उन फैक्ट्सों को हम लोग कवर करेंगे, उन तथ्यों को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि हमारे संविधान में, हमारा जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, 5 प्रकार की फ्रीडम की बात की गई है, और 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। अब उससे आगे थोड़ा सा निकलते हैं, कुछ रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं। अब संविधान में सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि हम भारत को किस प्रकार का बनाएंगे, कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक। दूसरा था पंथ निरपेक्ष। तीसरा था सामाजिक, और चौथा है क्या, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है, इसको अंग्रेजी में सोवराइन या सोवरेनिटी कहते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि भारत अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है।
भारत अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। भारत के आंतरिक मामलों में या बाहरी मामलों में जिससे हमारा देश प्रभावित होता है, वैसे निर्णय हमारे यहाँ के लोग, हमारे यहाँ की सरकार ही ले सकती है। उसमें किसी भी विदेशी शक्ति का इंटरफेयर भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी को कहा गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ठीक, यानी हमारे इंटरनल मामले में कोई भी विदेशी व्यक्ति, विदेशी शक्ति इंटरफेयर नहीं करेगी, ना भारत किसी से प्रभावित होगा। दूसरा है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष जो है, इसका अर्थ है कि हमारे राष्ट्र का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, उसका एक ही धर्म होगा, वह भारत का संविधान। ठीक, इसके अलावा किसी प्रकार का धर्म नहीं होगा, कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। इन धर्म के नीचे आता है पंथ। ठीक है, धर्म भी कई बार पंथों में बटे हुए होते हैं, तो उस स्तर पे जा करके हमारा संविधान कहता है कि हम किसी भी पंथ या धर्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी भी धर्म या पंथ का पक्ष ले करके नहीं चलेंगे। ठीक, हमारे लिए सब बराबर हैं। सब कैसे हैं? बराबर हैं, चाहे वह किसी भी कम्युनिटी से आता हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, या फिर जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सैंटो हो, ठीक, टाओइज्म हो, कोई भी, कन्फ्यूशियस हो, जितने भी धर्म है दुनिया में, कोई भी धर्म। साथ में सामाजिक का अर्थ होता है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्था रहेगी, ठीक, हमारे यहाँ जो व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था में गांधीवाद जो हमारी सामाजिक व्यवस्था और कम्युनिज्म व्यवस्था का मिला जुला स्वरूप है, जिसमें सभी को बराबरी का अधिकार दिया गया है। गांधीवादी और कम्युनिस्ट व्यवस्था या कम्युनिज्म वाली जो व्यवस्था है, दोनों को मिला करके इस समाजवादी सोच का निर्धारण किया गया है। तो इसमें सभी को बराबरी का अधिकार या सभी के बराबरी की बात कही गई है, सबका बराबरी से उत्थान हो। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब होता है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्र का अध्यक्ष होगा वह वंशानुगत क्रम में नहीं आएगा। ठीक, वंशानुगत क्रम में नहीं आएगा, वो चुनाव के माध्यम से आता है। ठीक, और लोकतंत्र का मतलब तो आप लोग जानते हैं क्या? ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये किसने कहा था? ये कहा था अब्राहम लिंकन जी ने। क्या? जनता के लिए और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, या डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। यानी लोकतंत्र लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता की होती है, या जनता के लिए और जनता के द्वारा, तीनों का मतलब उलट फेर करके वही होता है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कौन? जनता सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो यह 4 शब्द आपको शुरुआत में मिल जाएंगे। इसके साथ साथ इसमें जो पंथ निरपेक्ष और ये जो सामाजिक वाली बात है, साथ में एक और शब्द पंथ निरपेक्ष, यहां पे मैं लिख दूं, पंथ निरपेक्ष, सामाजिक और अखंडता। इसको कब जोड़ा गया? इसको 42वें यानी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको ऐड किया गया। संशोधन के माध्यम से इसको ऐड किया गया। कब? 1976 में, 1976 में। तो ये प्रश्न कई बार बनता है कि भारत के संविधान में इन 3 शब्दों को, या इनमें से कई शब्द दे देगा। मान लीजिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी दे दिया और लोकतंत्रात्मक गणराज्य भी दे दिया,
तो इसमें से कई बार बोल देता है कि कौन सा ऑप्शन जो है जिसको 42वें यानी 42 संविधान संशोधन के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया था। तो 1976 में इन 3 शब्दों को जो है कि जोड़ा गया था संशोधन के माध्यम से। इसके अलावा एक फैक्ट ये भी है कि संविधान प्रस्तावना जो है या प्रियम्बल जो है संविधान का हिस्सा है या नहीं है। तो 2 केसों में, यानी 2 केसों में सुप्रीम कोर्ट ने इसको संविधान का हिस्सा माना है और एक में इसको हिस्सा नहीं माना था। ठीक, उसमें पहला केस है जिसमें नहीं माना गया था, वह 1960 का है। 1960 का है, जिसको बेरूबाड़ी के नाम से जाना जाता है। बेरूबाड़ी बनाम भारत सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत सरकार से रिलेटेड था, बेरूबाड़ी वर्सेस भारत सरकार था। तो इसमें नहीं माना गया था प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा, इसमें नहीं माना गया था। बेरूबाड़ी एक जगह है जो कि बंगाल में पड़ती है। तो ये बेसिकली क्या था कि एरिया को बांग्लादेश को देने को लेकर के ये चीज थी। बेरूबाड़ी एक गांव का नाम था, तो उस गांव को बांग्लादेश को देने के लिए या उनसे कुछ और जमीनें लेने के लिए इससे रिलेटेड अदला बदली वाला ये सीन था। इस पर कभी हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। जितने भी 4-5 केस हैं, जैसे बेरूबाड़ी केस हो गया, केशवानंद भारती हो गया, SR मुंबई वर्सेस मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो गया, साथ में गोलकनाथ वर्सेस पंजाब हो गया। ठीक, तो इस प्रकार के जितने भी हैं, मिनर्वा मिल्स का एक केस था, मिनर्वा मिल्स। ये 4-5-6 जो केसेस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, तो इनके ऊपर हम लोग कभी विस्तार से 4-5 केसेस के ऊपर चर्चा कर लेंगे और इनको जान लेंगे कि ये क्या चीजें थी। बहरहाल आज हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में इस चीज को समझेंगे। और कब SR मुंबई वर्सेस कर्नाटक, ये कर्नाटक के सीएम थे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में ये चीज थी। और SR मुंबई ये क्या था कि 1989 की बात है। उस टाइम में केंद्र में जो सरकार मजबूती के साथ होती थी, वो अधिकतर उन राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया करती थी जहां पे उनकी विपक्षी गवर्नमेंट होती थी। ठीक, तो यही हुआ था। ये SR मुंबई जो थे कर्नाटक के सीएम थे और केंद्र में इस टाइम में कांग्रेस सरकार थी और इनके ऊपर आरोप लगा कि इन्होंने कई दलों के साथ गठबंधन करने का कोशिश किया, तोड़ने जोड़ने का प्रयास किया है। इसी को आधार बना करके इनकी गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया गया और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके विरुद्ध ये कर्नाटक हाई कोर्ट में गए थे। ठीक है, बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये गए थे। तो इस मामले में ये 1994 में ये है, 1989 में ये गए थे और 94 में ये मामला आया था। और इसमें भी संविधान को, प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना गया था। और दूसरा है, ये बहुत पहले हुआ था, 1973, केशवानंद भारती। तो ये केशवानंद भारती कौन थे? केशवानंद भारती बेसिकली केरल में एक जगह है कासरगोड जिले में, वहां के मठाधीश थे। ठीक, वहां के मठाधीश थे और वहां पे मठ के अंदर ही इनकी कुछ जमीनें थी, उससे रिलेटेड इनका विवाद जो है केरल गवर्नमेंट से हुआ था। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का हिस्सा है। ठीक, संविधान का हिस्सा है। साथ में संविधान प्रस्तावना में संशोधन से संबंधित यह बात कही गई है कि प्रस्तावना को संशोधित तो किया जा सकता है, लेकिन जो उसका मूल आचरण है, यानी उसके जो मूल, क्या कह सकते हैं, उसके जो मूल बिंदु हैं उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मूल बिंदु कौन कौन से हैं?
वही जो मैंने 4 चीज़ें यहाँ पे आपको बताई हैं। उसके बाद सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता से रिलेटेड चीज़ें, ये इसके मूल बिंदु से संबंधित चीज़ें हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही है। अगर आपको इन चीज़ों में अगर कुछ डाउट रहा हो तो उसको कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, बाकी ये जो 4 से 5 केसेस हैं इसको हम लोग विस्तार से किसी दिन चर्चा कर लेंगे। ठीक, और सारी चीज़ें मैं आपको उसमें बता दूंगा। तो संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते उसके बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान किए बिना। तो यह था आज का वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।